बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनात और मैं हूं अली निक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और जश्न आज़ादी की भरपूर तैयारियां कर रहे होंगे। आप जानते हैं कि रोज़ बाकी रह गया है जश्न आज़ादी में और तैयारियों के मुतालिक भी बात करेंगे तफसीलन, लेकिन अभी आपको खुशखबरी सुना दें कि ओगरा ने वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के लिए एक जारी नोटिफिकेशन में एक तरीक़ेकार की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 94 पैसे की कमी कर दी गई है। 94 पैसे की। आप बड़ी खुशखबरी आगाज में देते हैं तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये 94 पैसे मैंने इन्वेस्ट कहाँ पर करने हैं। मुझे लगता है कि अलहदा से मुझे कोई अकाउंट खोलना पड़ेगा अपना और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये जो जितना रिलीफ गवर्नमेंट हमें डेली बेसिस पर दे रही है ना, उसको ज़रा हमें संभालना पड़ेगा, क्योंकि वरना तो हम फजूल खर्ची कर देंगे। इसके नतीजे में जनाब पेट्रोल की अगर प्राइस की बात करें तो 325 रुपये 92 पैसे से कम होकर 324 रुपये 98 पैसे हो गई। और इसी तरह डीजल की कीमत में 54 पैसे का इजाफा हुआ है और डीजल की फी लीटर नई कीमत जो है 382 रुपये 25 पैसे से बढ़ाकर 382 रुपये 89 पैसे मुकर्रर कर दी गई। डीजल तो आपको पता है ना, नजर लगी हुई डीजल को। यहाँ पर अगर कमी भी हो रही हो पेट्रोल की कीमतों में तो डीजल की कीमतों में इजाफा होता हुआ मुसलसल नजर आता है, लेकिन रुपए में कभी कभारी कमी हुई है। हमें दिखाई दिया कि अगर कमी हुई भी है तो 1 रुपये और चंद पैसे, वैसे तो पैसे में उतने ही बढ़ भी गए हैं, बढ़ते जाते हैं। और अभी भी आप तवक्को यही रखिए कि ये इसके लगभग ही रहेगा, क्योंकि बड़ी खामोशी चल रही है जो अवाम की जानिब से भी, और इस पर रद्द अमल हमें वैसा दिखाई नहीं दे रहा। जब पूरे हफ्ते की जो है ये नर्ख जारी किए जाते थे और पूरे हफ्ते का बताया जाता था, अब शायद लोगों को पता ही नहीं चलता कि किस वक्त क्या सूरत इसीलिए जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आगे भी बढ़े और आपको बताएं कि यूरोप में 1999 के बाद पहले मुकम्मल सूरज ग्रहण का नज़ारा देखा गया है और स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीनलैंड और आइसलैंड में मुकम्मल सूरज ग्रहण हुआ है, जिसे देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। हिफाजती ग्लासेस पहनकर कोई घरों की छतों पर चढ़ गया, किसी ने साहिल समंदर का रुख किया और ग्रीनलैंड में जो बहरी जहाज समंदर में थे वो उस पर सवार जो मुसाफिर थे उन्होंने मुकम्मल सूरज ग्रहण का नज़ारा वहाँ से किया है। बरतानिया, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और शुमाली इटली में जुज़वी सूरज ग्रहण का नज़ारा किया गया है, जबकि पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, चीन और बांग्लादेश में ये जो ज़्यादातर एशियाई ममालिक हैं इसमें सूरज ग्रहण नज़र नहीं आया। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक इस मुकम्मल सूरज ग्रहण को ग्रेट यूरोपियन एक्लिप्स और ग्रेट आइबेरियन एक्लिप्स भी कहा जा रहा है। मुकम्मल सूरज ग्रहण उस वक्त होता है जब चांद अपने मदार में गर्दिश करता हुआ सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है, तो इसका साया फिर ज़मीन पर पड़ता है। जिन इलाकों पर चांद का गहरा साया पड़ता है वहाँ सूरज मुकम्मल तौर पर छुप जाता है। उधर आज से ये बताया जा रहा है कि 18 अगस्त तक आसमान पर 6 सैयारों का नायाब नज़ारा भी हमें देखने को मिलेगा। मुश्तरी, अतारिद, मरीख, ज़ुहल और यूरेनस और नेपच्यून एक साथ हमें दिखाई देंगे। मंजर सूरज निकलने के से 60 मिनट पहले मशरक़ी उफ़ुक़ पर देखा जा सकेगा। अपनी नौयत का मुनफरिद मंजर होगा ये भी जनाब। और ये जिस तरह से अभी हम सूरज ग्रहण की बात कर रहे थे और जिस तरीके से लोगों ने देखा, और इससे तो बहुत सारी मिथ्स हमारे ख़ित्ते में, एशियाई ख़ित्ते में तो होती हैं और इसको देखना तो दूर की बात, इससे बहुत दूर रहने के लिए कहा जाता है और कहा यही जाता है कि इसको आप नहीं देखें तो ही बेहतर। पुराने ज़मानों में और अक्सर आप फिल्मों में भी देखिए कि जब ये तरतीब में आते हैं सैयारे तो उस वक्त कुछ कहते हैं कि बड़ा होने वाला है। तो अब अल्लाह ताला खैर ही करे तमाम मामले में, और ये नज़ारा जो है वो देखने में खूबसूरत होगा। आगे बढ़ते हैं जनाब। इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो डिस्कशन है वो शुरू करते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंगबंदी माहिदा है वो एक बार फिर हमें गैर यकीनी का शिकार दिखाई दे रहा है। तुर्क न्यूज़ एजेंसी ने पाकिस्तानी हुकूमत के ज़राए के हवाले से ये कहा है कि अमेरिका और ईरान ने जंगबंदी में तोसी के लिए रजामंदी से जो मीडिएटर्स हैं उनको आगाह कर दिया है और दोनों ममालिक तोसी की मुद्दत तय करने के लिए एक दूसरे से पैगामात का तबादला कर रहे हैं। इस्लामाबाद MOU के तहत 60 रोज़ा जंगबंदी 17 अगस्त को ख़त्म हो रही है। दूसरी जानिब रॉयटर्स का ये कहना है ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी की मुद्दत में तोसी से मुतालिक कोई बात नहीं हुई है। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक बार फिर मशहद में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी की ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई से भी मुलाकात हुई। ईरानी मीडिया के अकॉर्डिंग दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस समेत दीगर जो उमूर है उस पर तबादला ख्याल किया। और दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बयान जारी किया और एक बार फिर आपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा करते हुए कहा कि वो समझते हैं कि ये कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। अमरीकी सदर ने कहा कि लोग अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी को आहनी दीवार का नाम दे रहे हैं और ईरान इस आहनी दीवार के खिलाफ
कुछ भी नहीं कर सकता। और सदर ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के पास कोई बहरिया और फ़ज़ाइया नहीं, पासदारान इनकलाब ख़त्म हो चुकी है और इसके लोग जो हैं वो भाग रहे हैं क्योंकि ईरानी सिपाहियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। ईरानी क़यादत बेयकीनी का शिकार है, उसके पास पैसा नहीं है, ईरान तबाह हो चुका है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उनके कहना है कि ईरानियों के पास अब सिर्फ जाली खबरें और महंगाई की शरह 300% है और ये सूरत हाल मज़ीद बदतर होगी। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमली कार्रवाई नहीं। अल्लाह का शुक्र है ईरान अब मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा। दूसरी जानिब कमांडर पासदारान इनकलाब के मुशीर मोहम्मद रज़ा ने दावा किया है कि अमरीकी फ़ौज हमारे तसव्वुर से भी ज़्यादा कमज़ोर निकली है। ईरान ट्रंप के पूरे दौरे सदारत तक जंग जारी रख सकता है। मज़ीद कहा कि जंग जितनी तवील होगी ईरान को उतना ही तजर्बा हासिल होगा। इन्हीं तमाम सूरत हाल पर हमने बात करनी है। अयाज मोहम्मद खान साहब साबिक सफ़ीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज साहब, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? शुक्रिया जनाब अली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। खान साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त किसके दावे मांग, नैरेटिव की जंग जो है हमें जोरों शोर से दिखाई दे रही है दोनों जानिब से। फिर हम देख रहे हैं कि एक जानिब अबनाए हुर्मज़ ईरान ने बंद की हुई है, दूसरी जानिब आहनी दीवार बकौल ट्रंप के उनका ब्लॉकेट भी जारी है। आप क्या देखते हैं, कौन कंट्रोल में नजर आता है आपको? देखिए, फिलहाल तो अली साहब ईरान जो है वो कंट्रोल में ज्यादा महसूस होता है बनिस्बत अमेरिका के, क्योंकि वो अपनी टर्म्स जो है वो डिक्टेट कर रहे हैं अमेरिका को और वो मुसलसल नेगोशिएशंस के मुज़ाकरात की टेबल पर आने से इनकार कर रहे हैं। और अगर इसी किस्म की कोई एफर्ट अगर होती भी है या कोई अफवाह निकलती है तो ईरानी फौरन उसको रद्द कर देते हैं कि हमारे और अमेरिका के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। तो ये इस चीज़ की निशानदेही करता है कि बज़ाहिर एक मुल्क जो कमज़ोर है उसको तो फौरी तौर पर जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहिए और अपने और जंग को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन ईरान वाकई लगता ये है कि इस पोजीशन में है कि वो इस जंग को तूल दे सकता है। उसके पास इतना असलहा मौजूद है, इतना पेशेंस मौजूद है, यूं समझ लीजिए कि वो इस जंग को तवील कर सकता है। और ईरानियों को ये भी मालूम है कि इस वक्त अमेरिकी सदर ट्रंप जो है वो बड़े टाइट कॉर्नर में है। नवंबर में आपको मालूम है कि मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं और ट्रंप साहब की ये बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि वो किसी तरीके से इस जंग से फौरी तौर पर निकलकर कोई ऐसी ट्रॉफी जो है वो कोई ऐसा नतीजा जो अपने अवाम के सामने पेश कर सकें कि जिसकी वजह से उनकी गिरती हुई जो साख है और उनकी पार्टी की वो किसी तरीके से संभल सके। लेकिन फिलहाल महसूस ऐसा होता है कि सदर साहब जो है वो शदीद तनाव का शिकार है। वो एक बयान एक दिन देते हैं, दूसरे दिन दूसरा बयान देते हैं, चंद घंटों में बदल जाते हैं वो। तो इससे जो है वो एक तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी बड़ी क्वेश्चनेबल बनी। ऐसा जिस तरीके से ये स्टेटमेंट्स हैं और जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि पहले अमेरिका ये कोशिश कर रहा था कि ईरान को डरा धमका कर अटैक्स करके मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर आए, और अब हमें लग रहा है शायद कि ईरान तो उस तरीके से नहीं डरा है, अब अमेरिका की मजबूरी बन गया है जो टेबल टॉक्स की तरफ आना और दोबारा से फिर मुज़ाकरात करना और बात करना, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि उनकी क्रेडिबिलिटी को ठेस पहुंच रही है, आगे मिड टर्म इलेक्शंस है, इससे खासा नुकसान हो सकता है सदर ट्रंप को। जी, मेरा ख्याल में इस वक्त मैंने जैसे अर्ज किया कि सदर ट्रंप इस वक्त बहुत ही नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। उनको अपनी साख का अच्छी तरह या तो अंदाजा नहीं है या मेरे ख्याल में उनके इर्द गिर्द जो उनके मुशीर हैं वो उनको बता नहीं रहे हैं, लेकिन उनका हाल काफी खराब है। दूसरी जानिब देखिए, ईरान जो है वो मुसलसल ये कह रहा है कि अगर किसी किस्म की मुज़ाकरात की बात होती है तो वो कहते हैं कि मुज़ाकरात जो है वो हमारी शराइत पर होंगे, और उनकी शराइत वो यही है कि सबसे पहले तो अमेरिका अपना ब्लॉकेट खत्म करे, नंबर एक। दूसरे ये कि फिर वो वापस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको कुछ लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग भी कहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसमें जो जो उसके जुमले हैं या उसमें जो इबारतें हैं वो ऐसी हैं कि जो थोड़ा सा इबाम का शिकार हैं। तो दोनों पार्टियों के लिए उसमें गुंजाइश मौजूद है कि वो अपने तौर पर उसको इंटरप्रेट कर सकें, और ईरान ने यही किया है कि आर्टिकल 5 जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि ईरान जो है वो अरेंजमेंट्स करेगा सेफ पैसेज के लिए आबनाए हुर्मुज़ में। इसको ईरान ने ये समझा है कि इस पर उसका इख्तियार जो है वो तस्लीम कर लिया गया है आबनाए हुर्मुज़ पे, और
उस पर झगड़ा हो रहा है, क्योंकि अमेरिका सरकार ये कहती है कि हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ईरान की सॉवरेनिटी है अपना हुर्मुज़ पे। बिल्कुल ठीक। अच्छा अयाज साहब, पाकिस्तान की मीडिएशन आप किस सतह पर देख रहे हैं? अभी छठी मरतबा मोहसिन नकवी साहब गए हैं ईरान इस सारे दौरानिए के दौरान, और हम देख ही रहे हैं कि वो बहुत ही एक्टिव नज़र आ रहे हैं इस सारे मसले को सुलझाने में, और साथ ही MOU में तोसी की भी बातें हो रही हैं कि इस्लामाबाद MOU में किसी तरह से तोसी पैदा कर दी जाए, जो 60 दिन का वक्त था वो ख़त्म होने वाला है, उसमें तोसी की जाए, जबकि ईरानी तरफ से ये सामने आई है बात कि वो इसको तोसी नहीं मानते, क्योंकि वो कहते हैं कि उस पर अमल दरामद ही नहीं हुआ। आपको कितना पॉसिबल लगता है कि ये तोसी भी हो सकती है? देखिए, तोसी बहरहाल हो जाएगी मेरी नाक़िस राय में, इसलिए कि और कोई ऑप्शन इसके अलावा है नहीं, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ना तो कोई जंग की सूरत हाल है और ना ही अमन की है, उसके बैन है, दरमियान में है। तो ये दोनों मुल्कों के लिए, ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, ये सूरत हाल नाकाबिल कबूल है, क्योंकि पाकिस्तानी तर्जुमान ने, दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कल ये कहा है कि इसमें जो है वो मजीद तोसी की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन जैसे आपने फरमाया कि ईरानियों ने ये कहा है कि चूंकि वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सका पहले दिन से, उसका आगाज ही नहीं हो सका, लिहाजा उसमें तोसी की बात करना जो है वो फिलहाल अजीब सा महसूस होता है, वो गलत है। तो ये एक स्टेलमेट की सूरत हाल है और पाकिस्तानी शटल डिप्लोमेसी जो है वो चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपना रोल न सिर्फ ये कि वो कंटिन्यू करना चाहता है, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो मुतासिर होगी पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान इसमें एक्टिव रोल ना प्ले कर पाया और इसको किसी नतीजे पर ना पहुंचा सका। राइट। और सर, जिस तरीके से भी हम स्टेटमेंट्स की बात कर रहे थे, अमरीकी सदर की अगर स्टेटमेंट्स की बात करें तो वो हमेशा उनसे यू टर्न ले लेते हैं, जो वो कहते हैं वो नहीं करते और जो उन्होंने नहीं कहा होता वो ज़रूर कर लेते हैं। इसके बरक्स वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ईरान के ऊपर कि वो बंद कमरों में तो मान जाते हैं, मुज़ाकरात की मेज़ पर तो बहुत सारी चीज़ों के लिए मान जाते हैं, लेकिन बाद में फिर उससे डिनाई कर देते हैं। तो एक तो ये चीज़ कि अपनी ही स्टेटमेंट से वो खुद भी तो यू टर्न ले लेते हैं, और दूसरा ये कि आप देख रहे हैं नियर फ्यूचर जिस तरह से पहले पाकिस्तान की जो कोशिशें थी वो रंग लेकर आई थी, और अब भी हम देखें कि सदर ट्रंप ट्रूथ सोशल पर ऐसी ही कोई स्टेटमेंट जल्द जारी करेंगे जिसमें वो कहेंगे कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर अब मज़ीद जो वो सीज़ फायर है या जो मुआहिदा है उसमें तोसी कर दी गई है। जी, ये बिल्कुल मुमकिन है जो आपने कहा है, क्योंकि ट्रंप साहब के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब पेंटागन के जो चीफ है उन्होंने भी उनको समझा दिया है कि देखिए अब मजीद एरियल अटैक्स की गुंजाइश हमारे पास नहीं है। एरियल अटैक्स पिछले 5 महीने से मुख्तलिफ वक्फों से होते चले आ रहे हैं और उसका कोई खातिर खा नतीजा वो अमरीकनों के लिए नहीं निकल सका है। ना तो रजीम चेंज हुआ है, ना जो है वो ईरान ने जो है ना वो उनकी शराइत के ऊपर जो है वो अमन कायम करने के लिए सरे तस्लीम खम किया है। तो ये उनके लिए बड़ी सूरत हाल अजीब सी है, और वो जैसे मैंने अर्ज किया कि वो इस वक्त चाहते हैं सदर ट्रंप के किसी तरीके से जो है वो न सिर्फ ये कि ये जंग रुक जाए, बल्कि जो न्यूक्लियर फाइल है उसके ऊपर जो है वो ईरान कोई कमिटमेंट उनको दे दे कि जिसकी वजह से ये सारी एक मसनूई जंग शुरू की गई थी कि ईरान जो है वो हथियार बना रहा है और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, जबकि ऐसा कोई एविडेंस मौजूद नहीं है और जाहिर है कि वो पेश भी नहीं कर सके दुनिया के सामने, अपने अवाम के सामने। तो अब वो ये चाहते हैं कि ईरान एक छोटी सी कमिटमेंट दे दे, जो उसने ऑलरेडी दी हुई है, कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को परस्यू नहीं करेगा। तो अगर ये एक दफा फिर स्टेटमेंट दे दे ईरान, तो मेरे ख्याल में शायद उनकी जान छूट जाए। बिल्कुल ठीक है। खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। अमेरिका और ईरान कशीदगी की हम बात कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, मीर रजा कत्ल केस की कुछ बात कर लेते हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ने बिजनेसमैन मकतूल मीर रजा अली को क्लीन चिट दे दी है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का पुलिस को जवाब भी सामने आ गया है, जिसमें ये कहा गया कि 28 जुलाई से पहले मीर रजा अली के खिलाफ कोई शिकायत, दरख्वास्त या इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा नहीं है और एजेंसी में कोई रिकॉर्ड नहीं है। डेटा की फराहमी के लिए पुलिस ने NCCIA को ख़त लिखा था। 28 जुलाई की सुबह घर से निकलते वक्त मकतूल ने जिस ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को बुलाया था उसका
भी एक वीडियो बयान सामने आ गया है और इसी तरह से आईजी सिंध जावेद आलम ओढो ने ये कहा है कि कत्ल की तहकीकात के लिए नई कमेटी बना दी है। क्या क्या पेशरफ्त हुई है ये जानते हैं। हमारे नुमाइंदे साजिद रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्तकिल इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बताइएगा अब तक की क्या पेशरफ्त मजीद सामने आई है इस केस में? वालेकुम सलाम। जैसे कि आपके इल्म में है कि हम पहले दिन से इस वाक़े को जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं और अब जब ये देखिए डीआईजी आमिर फारूकी की सरबराही में नई तहकीकाती कमेटी बनी है तो वो तहकीकाती कमेटी अब तमाम पहलुओं पर जो है वो बारीक बीनी से तफ्तीश कर रही है। कल हमने ये देखा था कि जितने भी कमेटी के अरकान थे उनको जो है वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां सौंप दी गई थी, जिसके मुताबिक जो है वो अफसरान ने अपनी तफ्तीश का जो है दायरा जो है वसी करते हुए मुतल्लिका इदारों से राब्ता भी करने की कोशिश की। जो अफसरान इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे उनसे भी राब्ता किया, उनके इंटरव्यूज भी किए गए। साथ साथ जो लोग जिनके बयानात पुलिस ने कलमबंद किए थे उनसे भी तफसीलात जो है वो हासिल की है। अगर हम बात करें तफ्तीश के दौरान तो तफ्तीश के दौरान कल एक अहम चीज ये सामने आई थी कि जो मकतूल मीर रजा थे उन्होंने तकरीबन 10 अफराद से जो है वो अपने कारोबारी मकासद के लिए जो कर्ज ले रखा था उसकी एक फहरिस्त सामने आई थी और तफ्तीशी हुकाम ने अब उन 10 अफराद से जो है वो जो सवालात करने और उनसे पूछगछ करने का फैसला किया है। साथ ही जो तफ्तीशी टीम है उसने टेक्निकल माहिरीन की मदद लेने का भी फैसला किया ताकि जो दस्तयाब इसमें शवाहिद हैं या सबूत है उनका जो है उसका जायजा लिया जाए, बारीक बीनी पे उससे तफ्तीश की जाए और इस शवाहिद को जो है नई इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है कारगर साबित करने के लिए इकदाम किए जाए। इस हवाले से जो है वो टेक्निकल माहिरीन से भी अब राय ली जा रही है। तहकीकाती टीम मुस्तकिल जो है तहकीकात कर रही है लेकिन अब तक जो है वो किसी किस्म का कोई टेक्निकल टीम जो नई तहकीकाती टीम है उसकी जानिब से कोई बयान नहीं किया गया। मुमकिन तौर पर आज इस तहकीकाती कमेटी का तीसरा इजलास जो है वो डीआईजी क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी की सरबराही में होने वाला है, जिसमें गुज़श्ता 3 रोज से जब से तहकीकाती कमेटी बनी है उसके बाद से अब तक उस क्या क्या किन किन चीजों पर तहकीकात की गई, क्या क्या बयानात लिए गए, किन किन चीजों को बारीक बीनी से देखा गया, शायद आज उस पर जो है वो जायजा मीटिंग जो है इस हवाले से तलब की गई है। बताइएगा कि जो फॉरेंसिक के लिए पंजाब की खिदमत लेने की भी इत्तलात है? बिल्कुल अनिक, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। कराची के अंदर जो सिंध पुलिस की फॉरेंसिक लैब है वो 2023 से जो है जिसका वो इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो सिस्टम था ये जो अमरीकी सिस्टम था और ये सिस्टम जो 2023 से गैर फाल है। अगर किसी ऐसी किसी क्राइम सीन से कोई गोली मिलती है तो उस गोली का जो फॉरेंसिक किया जाता था वो फॉरेंसिक डिवीजन में किया जाता था जदीद मशीनों के जरिए, लेकिन 2023 से जो अमरीकी जो सॉफ्टवेयर थे उस मशीन थी सिस्टम था उसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। करोड़ों रुपए जो है उसके सॉफ्टवेयर अपडेट में जो है वो अदा करने पड़ते हैं, लिहाजा सिंध पुलिस की जानिब से वो रकम जो है वो अदा नहीं की गई, जिसके बायस जो है वो फॉरेंसिक डिवीजन अब गैर फाल है। यानी कि जो सिस्टम जो काम करता था वो गैर फाल है। अब रिवायती तरीकों से ही जो गोलियों के खौल होते हैं उनकी मैचिंग की जाती है। इस मीर रजा केस में भी एक यही मसला सामने आया कि खौल तो मिल गया लेकिन उसका जो अगर पिस्टल पुलिस के पास मौजूद होता या फिर फॉरेंसिक डिवीजन के पास उसका कोई बैकअप मौजूद होता, क्योंकि जब भी कोई वेपन खरीदा जाता है चाहे वो सिक्योरिटी कंपनी हो चाहे कोई पर्सनल शख्स हो तो उसको फायर करके 2 खौल जो है वो फॉरेंसिक डिवीजन में जमा कराने होते हैं ताकि अगर खुदा न खास्ता माजी में कभी या मुस्तकबिल में कभी कोई क्राइम हो जाता है तो उस खौल से जो क्राइम सीन से मिलने वाला खौल से उनकी मैचिंग कराई जाती है। लेकिन बदकिस्मती है कि 2023 से कराची का जो IBIS सिस्टम है वो गैर फाल है और कराची में कई केसेस जो है उसके अब तक हल नहीं हो सके। लेकिन जब माजी में ये 2023 से पहले काम कर रहा था तो इसने बहुत सारे कराची के अंदर जो केसेस है वो हल किए, जिसमें एक बड़ा मशहूर केस था वो अमजद साबरी मर्डर केस था, वो भी जो है ये IBIS सिस्टम जो था इससे सॉल्व किया गया था। इसके अलावा फिर
फिरका वाराना टारगेट किलिंग, जो है मजहबी जमातों की टारगेट किलिंग, इसके अलावा जो मुख्तलिफ भत्ताखोरी के वाकयात थे, बड़े बड़े वाकयात जो है वो ये IBIS सिस्टम ने इसके जरिए हल हुए थे, जिसके बाद जो है अब जरा ये बताते हैं कि अब पुलिस जो है वो पंजाब फॉरेंसिक से जो है रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक अपनी तौर पर किसी ऑफिशियल ने इस हवाले से आगाह नहीं किया। जी राइट, बहुत शुक्रिया साजिद रऊफ। नजर रखिएगा सारे मामले पर, आपसे मजीद अपडेट्स भी हम लेते रहेंगे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। करते हैं हमारा सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें आज वकार अहमद मलिक बात कर रहे हैं कि गुस्से की मुंतकिली क्या है, हम गुस्सा कहां और क्यों मुंतकिल करते हैं। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। नाज़रीन, इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए। ये तस्वीर जो है ये एक बच्चे की तस्वीर है और ये बच्चा जो है ये बिल्ली को डांट रहा है। बच्चा जो है बाकायदा एंगर का शिकार है और ये एंगर जो है वो थ्रो कर रहा है, गुस्सा जो है वो बिल्ली पे थ्रो कर रहा है। लेकिन इसी तस्वीर का ये तस्वीर जो है एक्चुअली 4 हिस्सों में है, लेकिन इस वक्त आपको इसका एक हिस्सा दिखाया जा रहा है। इसी तस्वीर का जो दूसरा हिस्सा है उसको देखिए, जिसमें जो माँ है वो बच्चे को डांट रही है और यही बच्चा जो है आगे जाके बिल्ली को डांटता है। फिर इसी पेंटिंग में आप थोड़ा सा वापस जाते हैं, यानी एक और हिस्सा देखते हैं, तो उसमें शोहर जो है वो बीवी को डांट रहा है और इसका जो पहला हिस्सा है इस तस्वीर का, इसमें एक बॉस है जो कि उस शोहर को डांट रहा है और वो शोहर जो है बीवी को और बीवी जो है बच्चे को और बच्चा जो है वो बिल्ली को। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है जिसमें माँ जो है वो बच्चे को डांट रही है, तो उसमें बच्चे के एक्सप्रेशन देखिए, बहुत ही खूबसूरत, और एंगर जो है उसके चेहरे पे देखिए माँ पे, और फिर जो पस मंज़र है जिसमें बच्चा जो है वो कुछ पेंट कर रहा है। और ये बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग जो है ये रिचर्ड सार्जेंट की है और रिचर्ड सार्जेंट जो है उन्होंने ये जो पेंटिंग है ये एंगर डिस्प्लेसमेंट पे बनाई कि किस तरह हम एंगर शिफ्ट करते हैं। एंगर डिस्प्लेसमेंट का जो आइडिया है वो बुनियादी तौर पे ये है कि उसको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि जो ओरिजिनल ट्रिगर होता है, ओरिजिनल ट्रिगर क्या है कि आप किसी अथॉरिटी ने आप पे गुस्सा किया और वो अथॉरिटी जो है वो पावरफुल है, तो ये ट्रिगर है। ट्रिगर के बाद जो दूसरा मामला आता है वो शिफ्ट का है, और शिफ्ट जो है उसमें लाशौरी तौर पे, क्योंकि आप वहाँ पे तो गुस्सा नहीं निकाल सकते, तो अब आपको एक ऐसा सब्जेक्ट चाहिए, एक ऐसा सॉफ्ट टारगेट चाहिए, ऐसा कमज़ोर टारगेट चाहिए जहाँ पे आप ये गुस्सा निकाल सकें। और तीसरी जो इसकी स्टेज है वो है अनकॉन्शियस एक्शन, यानी उसके बाद आप जाके वो जो भी सॉफ्ट टारगेट होता है उस पर गुस्सा थ्रो करते हैं, एंगर निकालते हैं। इसका जो एंगर डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो बुनियादी आइडिया है वो सिगमंड फ्राइड से है, और सिगमंड फ्राइड जो है उन्होंने ये आइडिया इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, उनकी जो किताब है 1899 में ये दिया, जिसको बाद में उन्होंने डिफेंस मैकेनिज़्म या मुदाफ़ती निज़ाम की लिस्ट में, जो नफ्सियाती मुदाफ़ती निज़ामात हैं उनकी लिस्ट में ये डाला। अब पेंटिंग्स जो है ये इतनी खूबसूरत चीज़ है कि वो समटाइम्स अगर आपके सामने टेक्स्ट की फॉर्म में एंगर डिस्प्लेसमेंट आपको समझाया जाए तो शायद हो सकता है कि मुश्किल हो सकता है कि मुकम्मल तौर पे ना समझ आए, और हो सकता है कि बोरिंग हो। लेकिन जब वही चीज़ विजुअल में आ जाती है, जिस तरह ये रिचर्ड सार्जेंट जो है बहुत ही खूबसूरत कमाल पेंटर है, बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक अमेरिका से, और 1911 में उनकी पैदाइश हुई और उसके बाद 1978 में उनकी वफ़ात होती है। तो बहुत अच्छे पेंटर हैं, लेकिन ये जो उनकी और डिफरेंट उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत कमाल है, लेकिन उनकी ये जो पेंटिंग है ये एंगर डिस्प्लेसमेंट के हवाले से। और आप अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने आप का तज्ज़िया कीजिए, आप किसी दही ज़िंदगी में जाके देखिए तो आप देखते हैं कि कोई भी फ़र्द जो है अगर किसी बाहर ऐसी अथॉरिटी से गुस्सा यानी वो वसूल करता है और उसके बाद वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढता होगा, उसमें जो सॉफ्ट टारगेट है वो कोई भी हो सकता है, वो बच्चा हो सकता है, जो बच्चे जो है वो एंगर डिस्प्लेसमेंट का शिकार होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा बीवी हो सकती है, यानी औरतें बहुत ज़्यादा एंगर डिस्प्लेसमेंट का शिकार होती हैं क्योंकि वो इस तरह एम्पावर्ड नहीं होती। और तीसरा एनिमल्स होते हैं, यानी एनिमल्स भी, और स्पेशली मैं देही ज़िंदगी के इसी हवाले से कहा है क्योंकि देहातों में जब आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मार किसी जानवर को पड़ रही है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई एंगर डिस्प्लेसमेंट का मामला होता है। तो ये जो एंगर डिस्प्लेसमेंट है ये इसके जो विक्टिम्स होते हैं उनके साथ शदीद हमदर्दी वाला मामला होता है, क्योंकि उन्होंने कोई कसूर नहीं किया होता लेकिन वो उस गुस्से की जद में आते हैं। और एंगर डिस्प्लेसमेंट के हवाले से जो रिचर्ड सार्जेंट की ये जो पेंटिंग है ये 1955 की पेंटिंग है, यानी ये जो आइडिया है ये 1899 में आया और उसके बाद तकरीबन 50-55 साल बाद ये बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग आई। और इस तरह की जो पेंटिंग्स हैं ये कहीं ज़्यादा
कम्युनिकेट करती हैं बनिस्बतन टेक्स्ट के या बनिस्बतन लेक्चर्स के या बनिस्बतन किसी, जब कोई इंसान आपको बताता है या कोई टेक्स्ट बुक होती है या कोई निसाब होता है, उससे कहीं ज़्यादा विजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। रशियन पेंटर्स जो हैं उन्होंने बहुत ही कमालात दिखाए हैं। रशियन पेंटिंग की एक पूरी की पूरी तारीख है और उसमें उन्होंने इस तरह की जो मामलात हैं, इस तरह के जो मसाइल हैं, वो कहीं ज़्यादा डिपिक्ट किए अपनी पेंटिंग्स में। और स्पेशली जो उन्होंने टच किया एजुकेशन को, एजुकेशन के हवाले से ऐसी ऐसी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। लेकिन उन पेंटिंग्स पे ज़रूर बात करेंगे कि वो पेंटिंग्स क्या हैं और स्पेशली उनको ज़रा डिटेल्स के साथ, क्योंकि जो बुनियादी पेंटिंग्स की जो खूबसूरत तरीन चीज़ होती है वो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो ह्यूमन एक्सप्रेशंस होते हैं, वो पेंटर की सलाहियत का बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। और इसमें जो रशियन पेंटर्स हैं वो उन्होंने बहुत कमाल दिखाए और बहुत सारे पेंटर्स हैं जिन्होंने बड़े आइडियाज़ को पेंटिंग के अंदर समोकर उसको एक विजुअल फॉर्म देके हमारे लिए आसान किया है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। सेगमेंट आपने देखा, अब एक बार फिर से बात कर लेते हैं जश्न आज़ादी की, जिसमें एक ही रोज़ बाकी है और जश्न आज़ादी का हर लम्हा है ख़ास। जब चाय बनाए बस टपाल दानेदार, और हर सुबह का आगाज़ एक नई उम्मीद और चाय के साथ। आपको पता ही है, चाय बनाए बस टपाल दानेदार इस बार फिर से टपाल दानेदार लेकर आया है मेरे फेवरेट पाकिस्तानी सॉन्ग का नया ट्विस्ट। चलिए देखते हैं। पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान। अब हम गाते हैं, वैसे आप ब्रेक पर जाएं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं, जश्न आज़ादी में एक रोज़ बाकी है। हर तरफ जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं और आपको हमने मुख्तलिफ शहरों से अपडेट किया कि वहाँ क्या सूरत हाल है। कराची, लाहौर जैसे शहरों से आपको अपडेट किया। अब फैसलाबाद का रुख करते हैं, वहाँ से राना हबीब ने हमें ज्वाइन किया है। राना हबीब, बताइएगा इस वक्त फैसलाबाद में क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी में एक रोज़ बाकी है और फैसलाबाद के जो शहरी हैं वो आज़ादी का जश्न मनाने के लिए खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि फैसलाबाद का जो चौक घंटा घर है, उसके तमाम जो अतराफ़ के 8 बाज़ार हैं, इसके अलावा फैसलाबाद की जो अहम मार्केटें हैं, उन तमाम मार्केटों को इंतज़ामिया की तरफ से सजाया जा रहा है। वहाँ पे उन मार्केटों को कौमी परचमों से, जो इसके अलावा झंडियाँ हैं और इसके अलावा बरकी कुमकुमों से तमाम बाज़ारों को, अहम मार्केटों को सजाया जा रहा है। और फैसलाबाद के जो शहरी हैं वो खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं। जबकि इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि फैसलाबाद में जो अंजुमन ताजरान है उनकी तरफ से, और इसके अलावा फैसलाबाद की जितनी भी सियासी और मजहबी तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। और इसके अलावा केक काटने का जो मुकम्मल शेड्यूल है वो जारी किए जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि फैसलाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबन 100 से ज़ायद जो है मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्कद की जाएंगी। इसमें सबसे जो अहम तरीन तकरीब है वो 13 और 14 अगस्त की रात को 12:01 पर चौक घंटा घर में मनाई जाएगी, जहां पर केक काटने के साथ साथ आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाएगा। इस वक्त मैं फैसलाबाद के अमीरपुर बाजार में मौजूद हूं, जहां पर कुछ शहरी यहां पर खरीदारी के लिए भी आए हैं। उनसे हम इस हवाले से भी बात करते हैं। जी, इस हवाले से बताइएगा कि आप यहाँ पे खरीदारी के लिए आए हैं जश्न आज़ादी के हवाले से? जी सर, हमेशा आप इस हवाले से क्या मनाते हैं? सर हमेशा पुरजोश तरीके से मनाते हैं जश्न आज़ादी। मतलब ये हमारा मुल्क है और हमने मनाना, तो इसको हमेशा आज तक मतलब जितनी जश्न आज़ादी मेरी होश में आई हैं, इसको हमेशा बड़े पुरजोश तरीके से मनाया गया। और फैसलाबाद में मतलब अभी भी मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। ये सारी मैंने शॉपिंग की है और जितनी शॉपिंग है सारी जश्न आज़ादी की। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इस वक्त जो यहाँ पे शहरी हैं उनका ये कहना था कि वो जश्न आज़ादी को जोशो खरोश से मनाने के लिए मुकम्मल तैयारियां कर रहे हैं। और इस हवाले से हमारे साथ जो अमीरपुर बाजार में एक दुकानदार भी मौजूद हैं, हम उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। जी, आप ये बताइएगा कि जो इस हवाले से खरीदारी आपकी कैसी जा रही है? क्या खरीदारी अच्छी जा रही है वहाँ पे कुछ? जी माशाल्लाह, वहाँ में जोशो खरोश आपके सामने एक ऐसे रश लगा हुआ है और ये
हमारे बुजुर्गों की बेमिसाल कुर्बानियों के खिलाफ। हर कोई जोश खरोश से तैयारियां कर रहा है। बहुत शुक्रिया राना हबीब। अब जरा कोयटा चलते हैं। सरदार हमीद हमारे साथ मौजूद है। सरदार हमीद, बताइएगा कोयटा के शहरी किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं जश्न आज़ादी की? मुल्क भर की तरह कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। 14 अगस्त के मौके पर वतन अज़ीज़ से मोहब्बत और अकीदत का इजहार के लिए शहर को सब्ज़ इलाली परचमों और कौमी बैनर्स और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। बलूचिस्तान असम्बली, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन, कमिश्नर ऑफिस समेत जरगून रोड, एयरपोर्ट रोड, समंगली रोड और मुख्तलिफ शराहों, चराहों और बाज़ारों को सब्ज़ इलाली परचमों और कौमी बैनर से सजा दिया गया है। जबकि दिगर सरकारी निजी इमारतें और शॉपिंग सेंटर भी रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रही है। बाज़ारों और गलियों में सब सफ़ेद झंडियाँ, बैनर्स, कौमी परचमों और दिगर यौम आज़ादी के सामान की खरीदारी भी जारी है। बच्चे, नौजवान और शहरी जश्न आज़ादी की तैयारियों में भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं। अब जबकि यौम आज़ादी में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है तो शहरी 14 अगस्त की खुशियाँ भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाने के लिए तैयार हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आज़ादी को दिन को ये किस अंदाज में मनाने जा रहे हैं। जी हम अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त जो है फिर से आया है। हम लोग बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां हमने की हैं और हमारा पूरा इरादा है 14 अगस्त को ज़ोर शोर से पूरे पाकिस्तान की तरह मनाने का। जिस तरह कराची लाहौर में मनाया जाता है उसी ज़ोर शोर से कोयटा में मनाया जाता है। और ये जो है पाकिस्तान माशाल्लाह से हमारे अबाजदाद और हमारे फ़ौजी जवानों की कुर्बानियों से, शुहदा की कुर्बानियों से पाकिस्तान हमने हासिल किया। हमारे माशाल्लाह से कोयटा ने बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं इस मुल्क के लिए। हालात यहाँ के बड़े ख़राब थे लेकिन फिर भी आवाम में और लोगों में बहुत जज्बा है कि हम 14 अगस्त को मनाएंगे। जश्न आज़ादी की क्या तैयारियाँ की? जी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे लाइटें लगाई हैं, अपनी गली को हम लोगों ने सजाया है, छोटे बच्चों ने टी शर्ट्स वगैरह ख़रीदी हैं, झंडे वगैरह हमने लगाए हैं छत पे। तो गाड़ी मोटरसाइकिलों को हमने सजाया है, मोटरसाइकिल पे झंडियाँ हमने लगाई हैं। तो इंशाल्लाह और भी हमारा जो प्रोग्राम है कुछ झंडे वंडे लेके हम लोग घूमेंगे भी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इनकी बातें सुनी और इनके जोश और जज्बे से ये वाज़ेह है कि यौम आज़ादी महज एक त्यौहार नहीं बल्कि तजदीद अहद का दिन है, अहद का दिन भी है। एक ऐसा अहद जिसमें वतन से वफ़ादारी, कौमी एकजुटती, अमन और पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करने का जज्बा शामिल है। जश्न आज़ादी की तैयारियाँ आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। कोयटा में 14 अगस्त को शहर सब्ज़ इलाली परचमों के रंग में रंगा और मिली नगमों से गूंजता नजर आएगा। जी हमीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे डिजिटल दौर का एक फ़ायदा ये भी है कि जो आप सजावट करनी होती है आप रोशनियों से करते हैं और वो रोशनियाँ जो है बिल्डिंग्स पर आपको इस तरह से खुशनुमा अंदाज से दिखाई देती हैं जो अगर आप मैनुअली करें तो शायद इतना अच्छा महसूस ना हो। तो ये एक जिद्दत है जो हमें सजावट में भी दिखाई दे रही है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। जश्न आज़ादी में सिर्फ एक रोज़ बाकी है। हर तरफ तैयारियां हैं, मुख्तलिफ शहरों की तैयारियां भी आपको हमने दिखाई। हर तरफ मिनी नगमों की भी बहार है और आपको पता है कि हमने आपके साथ कमिट किया है कि 14 अगस्त तक हम आपकी डेली पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। हर रोज़ एक मिली नगमा हम आपको सुनवाते हैं। अभी जिस मिली नगमे का हमने शहनाज बेगम ने तो दिल की अथाह गहराइयों से ये गाया और सोनी धरती को ना सिर्फ उन्होंने गाया, शहंशाह गज़ल मेहदी हसन ने भी इसको 4 चांद लगाए। आपको सुनवाते खूबसूरत यादें ताज़ा हो गई। और जनाब जिस तरह से एक ही रोज़ बाकी है तो हर तरफ जो है वो तैयारियां तो चल रही हैं जश्न आज़ादी की। यौम आज़ादी पर पंजाब पुलिस भी बड़ी एक्टिव दिखाई दे रही है और प्लान भी प्रिपेयर कर लिया गया है कि क्या क्या इकदाम होंगे अमन व अमान के हवाले से। इस पर हमने बात करनी है और हमें ज्वाइन कर चुके हैं फैसल कामरान साहब, DIG ऑपरेशंस लाहौर। थैंक यू सो मच सर। ज़रा बताइएगा 79वां यौम आज़ादी है, मुल्क भर में जश्न आज़ादी के मौके पर प्लान क्या प्रिपेयर किया गया है ताकि हर कोई सुकून से जो सेलिब्रेट कर सके इसे? 92 हमारे टोटल इवेंट्स होंगे, छोटे बड़े, जिसमें हमारे कॉन्सर्ट्स भी हैं, जिसमें सरकारी तौर पे भी प्रोग्राम है, हजूरी बाग वाला प्रोग्राम है। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे प्राइवेटली भी और इसके मेन जो क्राउडेड जगह होंगी जहाँ फैमिलीज़ आती हैं वो सारे मिला के ये बनते हैं। इसमें 3600 के करीब लाहौर पुलिस की डिप्लॉयमेंट होगी। ट्रैफिक के एहलकार इसके अलावा होंगे, स्पेशल ब्रांच इसके अलावा अपने काम कर रही होगी जो रिपोर्टिंग कर रही होती है इन सारी चीज़ों की। सेफ सिटी के एहलकार और सेफ सिटी के कैमरे अलहदा से उनकी मॉनिटरिंग की जा रही होगी।
3601 जो पुलिस के लोग हैं वो इसके अंदर 3 चीज़ों का प्राइमरीली ख्याल रखना इसमें ज़रूरी है। वो पहली चीज़ है हुल्लड़बाजी ना हो, ईव टीजिंग ना हो, फैमिलीज़ को एक सिक्योर एनवायरनमेंट मिले। उसके लिए ख़वातीन पुलिस की भी साथ बराबर तादाद जो है वो भी हम लगाएंगे हर उस जगह पे जहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं। इसके साथ साथ दूसरा बड़ा चैलेंज होता है कि वन व्हीलिंग होती है, नौजवान थोड़ी देर की अपनी उस थ्रिल के लिए अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं, फैमिलीज़ को पीछे दुखी कर जाते हैं सारी ज़िंदगी के लिए, तो और लोगों की ज़िंदगी के लिए भी ख़तरे का बाइस बनते हैं। तो उनके लिए हमने प्रोग्राम 1 हफ़्ता पहले से ये शुरू किया कि जितने ऐसे रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं जिन पे पहले वन व्हीलिंग के पर्चे हुए या जो पहले वन व्हीलिंग में मुलविस रहे हैं, उन सब के ऊपर उनसे श्योरिटी बॉन्ड्स लिए। वो मैकेनिक्स और वो जो दुकानों वाले हैं जो अल्ट्रेशन करते हैं बाइक्स की, उन सब को हमने पहले से बाउंड भी कर लिया है, श्योरिटी बॉन्ड्स उनसे भी लिए हैं। तो वन व्हीलिंग के ऊपर 1700 नफरी लग रही है जो शहर के मुख्तलिफ ऐसे मुकामात जो हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे फ्री रन मिलता है बाइकर्स को, उनके लिए वहाँ पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट, डॉल्फिन की डिप्लॉयमेंट वहाँ पे इंश्योर की जाएगी। और इसके साथ साथ जो एक और बड़ा चैलेंज है हवाई फायरिंग का, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 सालों से ये ट्रेंड देखने में बहुत कम आया है, लेकिन फिर भी किसी न किसी जगह ख़ास तौर पे आउटस्कर्ट्स के एरियाज़ में, दूर दराज के इलाकों में ये शिकायत कभी कभार आती है, इस तरह की 15 कॉल्स आती हैं। तो उस पर जितने लोग जो 337H2 के या हवाई फायरिंग के मुकदमात जिनके ऊपर थे, जो पिछले सालों में आज से 4-5 साल पहले, पिछले साल या उससे पिछले साल जो इन्वॉल्व थे, उन सब से भी श्योरिटी बॉन्ड ले रहे हैं ताकि उनको ये मैसेज दें कि आप पुलिस के रेडार पे हैं और हम पे हमारी नज़र है आपके ऊपर, किसी ऐसी चीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो हवाई फायरिंग वाली चीज़ को भी कर्टेल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल का 2025 का यौम आज़ादी, क्योंकि वो मार्के हक वाला साल था, उसमें जितने डिसिप्लिन और जितने बेहतर तरीके से पूरी लाहौर की आवाम को हमने सेलिब्रेट भी करते देखा, लेकिन एक डिसिप्लिन का मुजाहरा भी देखा। इंशाल्लाह इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारी तैयारी पूरी है और लाहौर के लोग भी हमारा उसी तरह साथ देंगे। जितने इवेंट्स, मीनार पाकिस्तान, जितने लिबर्टी पे इवेंट्स, ये तमाम चीज़ें जो बड़ी खैर खैरियत से बड़े अच्छे तरीके से हुई और पूरे जोश खरोश से लोग सेलिब्रेट किया, कल भी और आज का दिन भी सेलिब्रेट करेंगे। उस पर हमारी उम्मीद है कि लाहौर पुलिस हर जगह पे आपकी हिफाजत के लिए मौजूद होगी और हम एक सिक्योर एनवायरनमेंट आपको आज भी प्रोवाइड करेंगे। तो फैसल साहब ये भी बताइएगा कि ख़वातीन और फैमिलीज़ आपको पता है घरों से जश्न आज़ादी मनाने के लिए निकलती हैं, तो अगर उनको कोई तंग करता है उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सर 15 पहला नंबर है इमरजेंसी का नंबर, और ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमारे पैनिक बटन्स और ये 15 की कॉलिंग के जो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर भी ये मौजूद हैं। उसके अलावा 15 पब्लिक सेफ्टी ऐप के थ्रू भी आप कॉल कर सकते हैं, 15 अपने मोबाइल से भी डायल कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ खुदा न खास्ता आप में से किसी के साथ हो या आप विटनेस करें कि कहीं पे ऐसी कोई चीज़ हो रही है, पुलिस को इत्तला ज़रूर दें। इन सारे एलिमेंट्स पे जहाँ पे कोई ना कोई इस तरह का शरारती एलिमेंट कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा, लाहौर पुलिस उसके ऊपर पूरा एक्शन लेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसल कामरान साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो ये फरमा रहे थे कि प्लान्स तो तरतीब दे दिए गए हैं और अगर फिर भी इस सूरत में, किसी भी सूरत में आपको कोई डिस्टर्ब करता है, कोई तंग करता है, तो 15 पर आप कॉल कर सकते हैं। ख़वातीन के लिए पैनिक बटन्स भी मौजूद हैं, वो उनका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जो आपके पास ऐप्स हैं, वुमेन सेफ्टी ऐप्स जो पंजाब हुकूमत ने लॉन्च की हुई हैं, उनके तहत तो आप अपना ख्याल रखिए और रिक्वेस्ट यही करेंगे कि अपना भी ख्याल रखिए और दूसरों को भी महफूज तरीके से सेलिब्रेट करने दें। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब कुछ बात कर लेते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे की जंग की बात करते हैं, जिसमें एक बड़ी और हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई है। वो बीमारी जो कभी हर साल हज़ारों पाकिस्तानी बच्चों को उम्र भर की माजूरी का शिकार बनाती थी, आज उसके केसेस में 99.8% तक कमी आ चुकी है। 1994 के बाद से पाकिस्तान में पोलियो के तस्दीक शुदा केसेस में गैर मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। 2025 में पूरे मुल्क में 31 केसेस सामने आए, जबकि 2026 के पहले 6 माह में ये तादाद सिर्फ 3 रही। सिर्फ केसेस ही नहीं, माहौलियाती निगरानी के आदाद शुमार भी बेहतरी की वाज़ेह तस्वीर पेश कर रहे हैं। 2025 के पहले 6 माह की बात करें, जहां 48.1% माहौलियाती नमूनों में वायरस की मौजूदगी सामने आई थी, वहीं 2026 के उसी अरसे में ये शरह कम होकर 13.1% रह गई। और इस कामयाबी के पीछे मुल्क भर में जारी जो वैक्सीनेशन मुहिमात हैं, मजबूत निगरानी है, बर वक्त रद्द अमल और लाखों फ्रंट लाइन वर्कर्स की मुसलसल मेहनत शामिल है, जो घर घर जाकर करोड़ों बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाते हैं। लेकिन ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। वायरस की मुकम्मल मुंतकिली रोकने और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए हर बच्चे तक वैक्सीन की रसाई यकीनी बनाना ज़रूरी है। और इसी सिलसिले में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 10 से
13 अगस्त तक खुसूसी पोलियो मुहिम भी जारी है। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के कितने करीब पहुँच चुका है, कामयाबी के बावजूद चैलेंजेस क्या क्या दरपेश हैं और हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाने के लिए मज़ीद क्या क्या इक़दाम ज़रूरी हैं, इस पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर इसरारुल हक हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान पाकिस्तान इंसदाद पोलियो प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हम ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी बुलाने का, थैंक यू। डॉक्टर साहब, टारगेट्स जो हैं कितने अचीव हो चुके हैं और कितने अभी करना बाकी हैं? जी सबसे पहले तो मैं आपका और आप एक्सप्रेस न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ इस पूरी जो है ना फाइट अगेंस्ट पोलियो में बिल्कुल शाना बशाना हमारे साथ लड़ रहे हैं। तो थैंक्स टू यू एंड द मैनेजमेंट ऑफ एक्सप्रेस न्यूज़। जो हमारा टारगेट है वो तो ज़ीरो है। एनीथिंग जो कोई भी चीज़ जो ज़ीरो नहीं है वो इट इज़ अ टारगेट नॉट अचीव। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि हमारे पास 3 केसेस हैं जो कि खुशाइंद हैं। पिछले साल इसी टाइम में हमारे पास 16 केसेस थे, तो मतलब आप देख लें कि रिडक्शन बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जिस तरह माहौलियाती नमूनों का आपने कहा 70% रिडक्शन उसमें है, लेकिन जब तक ज़ीरो का हदफ नहीं अचीव होता तब तक हमारा टारगेट अभी दूर है। जी तो डॉक्टर साहब कितने करीब हैं अपनी मंजिल के हम जो पोलियो फ्री पाकिस्तान है उससे, और आप अभी तक की जो पेशरफ्त है, अभी तक के जो केसेस हैं, उस जो जितनी हिकमत अमली अपनाई गई उससे सेटिस्फाई हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने जिस तरह कहा कि 1990s में 1990 में 20,000 के करीब केसेस होते थे, अब हमारे पास 3 केसेस हैं। और आप ये देख लें कि हम इसी सक्सेस की वजह से, जब ये डिजीज़ आपको नज़र नहीं आती, ये बीमारी आपको नज़र नहीं आती, आपको पैरालाइज बच्चे नज़र नहीं आते, तो इसी तरह से उसकी रिस्क परसेप्शन जो है वो भी कम हो जाती है। लोगों को ये अंदाज़ा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल टारगेट 4.5 करोड़ बच्चा है 5 साल से कम, उसमें 3 बच्चे इफेक्टेड हैं। तो वो 3 बच्चे, 2 उसमें से साउथ खैबर पख्तूनख्वा में है, एक सिंध में है, तो वो आपको ये बीमारी आम आवाम में अब नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से लोगों ने इसका रिस्क परसीव करना कम कर दिया। तो डेफिनेटली हम 3 केसेस के साथ बहुत करीब हैं। आप ये देख लें कि जेनेटिक क्लस्टर्स भी हमें यही बता रहे हैं कि हम बहुत करीब है एरेडिकेशन की। लेकिन जहाँ तक मैंने कहा कि जब तक ज़ीरो नहीं होता, अभी भी 34 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे जो है ना वायरस के नमूने जो है वो ये आप ये कह लें कि पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हमारा चैलेंज ये है कि हमने ये वायरस के नमूने भी ख़त्म करने हैं और केसेस भी ज़ीरो पे लेके आने हैं। जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि कितना ज़रूरी है इन मुहिम्मात का जारी रहना, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि रिडक्शन तो बहुत ज़्यादा हुई, कहाँ 20,000, कहाँ 3 केसेस। रिडक्शन के बावजूद ये मुहिम्मात जारी रखना कितना ज़रूरी है? जब तक हम ज़ीरो नहीं अचीव करेंगे, हमें ये मुहिम्मात करनी पड़ेगी और साथ साथ में हमें एसेंशियल इम्यूनाइजेशन को भी इम्प्रूव करना होगा। डॉक्टर साहब यही पूछना चाह रहा हूँ कि जो ज़ीरो है उसको मेंटेन भी रखने की ज़रूरत पड़ेगी? जी जी बिल्कुल, हमें सर्टिफिकेशन के लिए 3 साल तक पोलियो फ्री रहना पड़ेगा, ज़ीरो पे रहना पड़ेगा, तब जाके हम सर्टिफाई होंगे एस पोलियो फ्री। जी राइट। डॉक्टर साहब ज़रा चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। मेजर चैलेंजेस क्या दरपेश हैं इस वक्त इसके मुकम्मल खात्मे के हवाले से, और इनको कंट्रोल करने के लिए क्या स्ट्रेटजी है, क्या हिकमत अमली है? अच्छा, इसमें ये है कि जैसी जैसी ये बीमारी कम होती रहती है तो फिर ये आइसोलेट होना शुरू हो जाती है डिफरेंट पॉकेट्स में। जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास साउथ खैबर पख्तूनख्वा है, कराची के 7 अजला हैं, सिंध के कुछ अजला हैं और क्वेटा ब्लॉक में है, जिसकी को रिलेशनशिप आप ये कह सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको शायद शुरू में नहीं बताया कि दुनिया हमें एक एपिडेमियोलॉजिकल ब्लॉक में दिखती है, और हमें और अफगानिस्तान को, क्योंकि हमारा आपस में रसद आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ये वायरस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता रहता है। अभी भी जब हम साउथ खैबर पख्तूनख्वा और जो बलूचिस्तान की बात करते हैं तो वो हमारे लिए चैलेंज है। साउथ खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पास एक्सेस का इशू है। जो बलूचिस्तान का एरिया है उसमें हमारे पास डेफिनेटली जो सदर्न कॉरिडोर जो अफ़गानिस्तान का हिलमंद और कंदहार से रसद है इन डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान, वो एक बहुत बड़ा हमारा चैलेंज है। इसके अलावा जो हमारे पास कराची में मिसकंसेप्शन के चैलेंजेस हैं, बहुत बड़ी आबादी है, ट्रांजिट पॉपुलेशन है, आप देख लें कि लाखों लोग रोज़ाना के हिसाब से आते जाते रहते हैं, तो वो एक बड़ी अर्बन सिटी के प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारे पास हर जगह में आप ये देख लें कि मखसूस किस्म के इश्यूज़ हैं, कोई एक जर्नल इशू नहीं है जिसको हम एज पाकिस्तान डील करते हैं।
जो आप कह रहे हैं कि इसको डील कैसे करते हैं, तो एक्सेस के लिए हम जी वहाँ के जो कबायली अमायदीन हैं उनके साथ मिल के एक्सेस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हर बच्चे तक पहुँचा जाए। जो बलूचिस्तान है, हम उसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी हमारी माइग्रेंट मोबाइल पॉपुलेशन है जो ऑन द मूव है, ख्वाह वो पाकिस्तान से है या अक्रॉस द बॉर्डर है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त मूवमेंट तो बिल्कुल ज़ीरो है अक्रॉस द बॉर्डर, लेकिन डेफिनेटली मूव करती रहती है आबादी विद इन प्रोविंस और विद इन प्रोविंसेस। तो उसको मैनेज करने के लिए हमारी माइग्रेंट मोबाइल पॉपुलेशन की एक स्ट्रैटेजी होती है ताकि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें। और जो कराची है उसमें ज़्यादातर हम कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कॉम्स और ऑपरेशंस पे ज़्यादातर तवज्जो देते हैं जी। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, देख ही रहे हैं आप भी कि हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, और इस आगाही मुहिम की वजह से बहुत सारे लोग जो पहले आमादा नहीं थे इस बात पर, अब आमादा हो चुके हैं और हम उनमें भी तब्दीलियां देख रहे हैं। तो ये बताइएगा कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कर रहे हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हमारे, जो घर घर जाते हैं, ख़वातीन जाती हैं, कितनी मुश्किलात इनको दरपेश हैं, इनसे रवैया किस तरह का रखना चाहिए और इनको सपोर्ट करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की। देखें, इरेडिकेशन जो है ना, पोलियो का खात्मा इन ही 4.5 लाख वर्कर्स ने करना है, जो घर घर आपके घर आपको हमारी जो ख़वातीन हैं वो एक बहुत सिंपल सी वर्कर नज़र आती हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक इरेडिकेशन का सबसे बड़ा आप कह लें फाउंडेशन स्टोन है, एक सतून है। उनके बगैर इरेडिकेशन पॉसिबल नहीं है। मैडम प्राइम मिनिस्टर फोकल पर्सन मैडम आयशा जो हैं वो एक जेंडर चैम्पियन है और उन्होंने ये लीडरशिप का रोल लिया हुआ है, जिसमें वो सारे ख़वातीन फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ गाहे बगाहे लिसनिंग सेशंस करती हैं। तो मैडम खुद जाती हैं सारे प्रोविंसेस में, जिसमें वो बैठ के फ्रंट लाइन वर्कर्स के मुश्किलात को एड्रेस करती हैं। और इसलिए हमने ये इंश्योर किया हुआ है कि हमारी जितनी भी फ्रंट लाइन वर्कर्स, स्पेसिफिकली जो आपने कहा कि ख़वातीन हैं जिनका इंटरेक्शन माओ से होता है, तो वो एक डिग्निफाइड तरीके से, एक बाइज्जत तरीके से हर घर में जाएं और उनकी उतनी ही हम उनका उतना ही ख्याल रखते हैं। हम ये मेक श्योर करते हैं कि उनके लिए माहौल साजगार हो, उनको इतने घर दिए जा सकें, गर्मी सर्दी का भी हम ख्याल रखते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको बेहतरीन माहौल दें, लेकिन ये सिर्फ प्रोग्राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आवाम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके अंदर जो खातून है तो उनको उतनी ही इज्जत दें। डॉक्टर साहब, हम सबकी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इरशारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के बारे से हम बात कर रहे थे। जो मुहिम चल रही है 10 से 13 अगस्त खुसूसी पोलियो मुहिम इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, तो ज़रूर जब आपके दरवाजे पर दस्तक हो तो पोलियो वर्कर्स को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ अंदर बुलाइए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, उन्हें पानी ऑफ़र कीजिए, क्योंकि वो आपके बच्चे की बेहतरी के लिए आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। और ये जो 2 कतरे पोलियो के हैं, ये आपके बच्चे के लिए आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मुस्तकबिल में उसे दौड़ना है, उसे चलना है, तो उसके लिए इसी के साथ अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में मुहतात अंदाजे के मुताबिक 1 बिलियन से ज़ायद अफराद माजूरी का शिकार हैं। ये तादाद दुनिया की तकरीबन 15% आबादी के बराबर है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNDP के फराहम करदा अंदाजे के मुताबिक आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि तकरीबन 6.2% से ज़ायद पाकिस्तानी किसी न किसी शक्ल में माजूरी का शिकार हैं और इनमें से अक्सर अफराद माशरे की सितम ज़रीफ़ी, हुकूमती बेहिसी की बदौलत कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अफसोसनाक बात यह है कि ऐसे अफराद के लिए सहूलियात को मद्देनज़र रखना, तालीम से लेकर दीगर मामलात ज़िंदगी तक के तमाम सहूलियात मुमकिन बनाना किसी भी हुकूमत की तरजीह नहीं रही है। मगर जनाब, ये डिफरेंटली एबल लोग किसी न किसी तरह बहुत से ऐसी खसूसियात रखते हैं जो शायद हम में भी मौजूद नहीं हैं। जहाँ माशरे का अहम हिस्सा है, वहीं अपनी सलाहियतों से अब खेलों की दुनिया में भी मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। खसूसी सलाहियतें के हामिल ये अफराद, इनके बच्चों की सलाहियतों को मज़ीद स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान निखारता है और दुनिया को बताता है कि ये बच्चे किसी से कम नहीं, उनको मौके मुयसर करें। और स्पेशल ओलंपिक्स की वर्ल्ड गेम्स हर 4 साल के बाद होती हैं, जिनमें समर गेम्स होती हैं, विंटर गेम्स होती हैं। इसमें पाकिस्तान एथलीट साइकिलिंग, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेबल टेनिस, स्विमिंग और उसके साथ साथ दीगर खेलों में हिस्सा लेते हैं। इस हवाले से हमने बात करनी है और बात करने के लिए हमारी बहुत ही स्पेशल गेस्ट सरवत गिलानी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं स्पेशल ओलंपिक्स की। सरवत साहिबा, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस जी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ ज्वाइन करके।
सवत साहिबा, जिस तरीके से हम देखते हैं कि ये वो टॉपिक है जो मेरा ख्याल है हर एक के दिल के बड़ा करीब होता है। जो डिफरेंटली एबल लोग हैं, ख़ुसूसी तौर पर डिफरेंटली एबल जो बच्चे हैं, उनके हवाले से आपका इनके साथ कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आप इनके साथ काम करती हैं। तो ये जो स्पेशल ओलंपिक्स है, इसके हवाले से वैसे अभी अवेयरनेस कम है, बहुत सारे लोगों में नहीं पता कि ये क्या चीज़ है और इसमें क्या डिफरेंटली एबल बच्चे पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो हम चाहेंगे ज़रा आगाज़ में पहले उस पर आप बात करें। जी थैंक यू जी। एक्चुअली स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान पिछले 30 से ज़्यादा सालों से यहाँ ऑर्गेनाइज की जा रही है और ये वर्ल्ड गेम्स में हमारे बच्चे जो हैं सारा साल इनफैक्ट 4 years, एवरी 4 years, जैसे पैरा ओलंपिक्स होते हैं, रेगुलर ओलंपिक्स, वर्ल्ड ओलंपिक्स होते हैं, उसी तरह स्पेशल ओलंपिक्स भी होते हैं। और हर 4 साल पे ये ओलंपिक्स होते हैं और सारा साल हमारे बच्चे ट्रेनिंग करते हैं पूरे पाकिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से और डिफरेंट कराची, सिंध प्रोविंस से, पंजाब से, और हमारे ट्रेनिंग कैंप्स भी लगते हैं। और डिफरेंट स्पोर्ट्स जैसे आपने कहा, इसमें बैडमिंटन भी है, टेनिस भी है, बॉची भी है, स्विमिंग भी है, साइकिलिंग भी है, बास्केटबॉल है और भी बहुत सारे, तकरीबन कोई 11 प्लस हमारे ऐसे गेम्स हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं, ये बच्चे हर रोज़, मैं आपको बताऊं, मेहनत करके अपनी लगन से ट्रेन करते हैं अपने स्पेसिफिक स्पोर्ट में। और फिर जी जब ओलंपिक्स होती है पूरी दुनिया में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, वो जाके पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में नेशनल गेम्स होते हैं, रीजनल गेम्स होते हैं, वो ख़ास बच्चे सेलेक्ट होते हैं और फिर वो टीम, पाकिस्तान टीम का डेलीगेशन का हिस्सा बनते हैं। इसी तरह पिछली दफ़ा हम जैसे बर्लिन में गए थे, तो उधर हमने 68 डेलीगेशंस, हमारे एथलीट्स गए थे और 75 प्लस मेडल्स लेकर आए थे। इसी तरह विंटर गेम्स होता है, समर गेम्स होता है और अभी चिली में भी हमारे वर्ल्ड गेम्स होने वाले हैं। राइट सरवत, वैसे तो हम देखते ही हैं कॉजेज़ के साथ आप बहुत अटैच रहती हैं, ऐसे कॉजेज़ जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है और आप करती हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी रेसेस में भी हमने देखा है, मैराथन रेसेस में, कि आप वहाँ पर भी मौजूद होती हैं और ज्वाइन करती हैं ऐसी किसी एक्टिविटी को। तो ये बताइए कि कॉम्बिनेशन था जिसकी वजह से आप जो है आपने इंतखाब किया कि इसके एम्बेसडर बनकर स्पेशल ओलंपिक्स को भी प्रमोट किया जा सकता है? देखिए, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ लेड बाय मैडम रौनक लखानी और उनकी डेडिकेशन और उनकी टीम की डेडिकेशन बहुत ही इंस्पायरिंग है। और हम जो भी इवेंट करते हैं स्पेशल ओलंपिक्स का, वो रेज करते हैं फंड्स हम अपने इन एथलीट्स के ट्रेनिंग कैंप्स के लिए, इनकी किट्स के लिए जो ये पहन के जाते हैं। तो मैराथन इज़ वन ऑफ देम जी। पहले हम कराची, एक्चुअली स्पेशल ओलंपिक्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट मैराथन्स, जो ये ट्रेंड एक मैराथन्स का जो शुरू हुआ आपने देखा, तो कराची में और अब लाहौर में भी होती है। तो इस दफ़ा भी हम उससे रिलेटेड फंड्स रेज कर रहे हैं और इस दफ़ा हम कॉन्सर्ट कर रहे हैं। ये राइट, मैं इसी चीज़ पर आ रही थी सवत के, डेफिनेटली जब ये पार्टिसिपेशन होनी होती है इन बच्चों की, तो ये लोग अकेले ट्रैवल तो नहीं कर सकते, पूरी टीम इनके साथ ट्रैवल करेगी, कोचेस भी और इनके जो स्टाफ है वो भी। तो इसके लिए फंड्स एक बड़ा चीज़ होती है। तो उसकी कलेक्शन के हवाले से क्या किया जाता है? इस बार के हवाले से तो हमने सुना है कि जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, ख़ास तौर पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में। जी, तो ये हमारा पहला इंक्लूसिव कॉन्सर्ट है पाकिस्तान का आज से पहले, और इट्स अ वेरी एक विजुअली इंटरैक्टिव कॉन्सर्ट जिसे कहते हैं, जहाँ पे हमारे साइन लैंग्वेज वाले बच्चे भी स्टेज पे खड़े होंगे और साइन लैंग्वेज से पूरे गाने के दौरान भी साइन लैंग्वेज यूज़ की जाएगी। और थैंक्स टू फैसल कपाडिया एंड मुर्तज़ा फिजलबाश के उन्होंने अग्री किया
और अब हमारी कोशिश यही है कि स्पेशल ओलंपिक्स का ये बहुत ही अनबिलीवेबल मैसेज जो है ये यूथ तक पहुंचे, और यूथ को जब तक हम कॉन्सर्ट या उनकी जनरेशन की चीज़ों से नहीं इंट्रोड्यूस कराएंगे, वो इन चीज़ों को जानते तो हैं। स्पेशल ओलंपिक्स पिछले 30 सालों से क्योंकि पाकिस्तान में है तो जी, वो साहबा उनको जानते आप तो हैं साथ ही रहिएगा स्पेशल ओलंपिक्स के हवाले से, और हमारी स्पेशल गेस्ट सरवत गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। सरवत, एज वी नो और हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान खुसूसी जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको डिफरेंट स्पोर्ट्स में इंगेज करता है, और इस बार तो हम देख रहे हैं कि स्पेशल ओलंपिक्स की हॉकी टीम जो है पहली मरतबा पैरा ओलंपिक जो पैरा हॉकी वर्ल्ड कप है उसमें शिरकत करने जा रही है। जी, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम डिफरेंट स्पोर्ट्स के ज़रिए वो रिकग्निशन पाकिस्तान के लिए लेकर आए वर्ल्ड फोरम्स पे, जिस तरह वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक्स के गेम्स हैं। हॉकी में जो हमारी टीम है वो बेस्ट भी हम हॉकी के मैचेस देखते हैं। अब तो माशाल्लाह हमारी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम हॉकी टीम भी काफ़ी अच्छा कर रही है, बट आप यकीन माने जब हमारे ये स्पेशल एथलीट्स जाते हैं और ये 60-70 मेडल्स लेकर आते हैं तो आप वाकई दंग रह जाते हैं। इसी तरह हमारे यूनिफाइड स्पोर्ट्स हैं जो बहुत पूरे पाकिस्तान में यूनिफाइड स्पोर्ट्स, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करती चलूँ। मेन स्ट्रीम बच्चे स्कूल के और हमारे स्पेशल एथलीट्स जब वो जुड़ के एक टीम बनते हैं तो वो यूनिफाइड स्पोर्ट्स कहलाती है। इसी तरह हमारी हॉकी की भी जो टीम है उसमें यूनिफाइड एथलीट्स हैं डिफरेंट स्कूल्स के, और 80% हमारे स्पेशल ओलंपिक्स के एथलीट्स हैं। तो हमारे लिए तो जी ये बहुत प्राउड मोमेंट होता है। पिछले 35 इयर्स से जब स्पेशल ओलंपिक्स की ये कारकर्दगी और ये क्या कहेंगे ये टीम जो है वो बढ़ती जा रही है। We started with only 3-5 or 4 athletes. आज more than 20,000+ athletes from all over Pakistan participate in our games. और अभी भी अफ्रीका में, चिली में हमारे विंटर गेम्स होने वाले हैं और उसके लिए कैंप्स लगे हुए हैं। पूरे पाकिस्तान से बच्चे ट्रेन कर रहे हैं, कराची में आते हैं, डिफरेंट जगहों में हमारे कैंप्स लगते हैं, और हर स्पोर्ट्स में आप यकीन माने वो अपने आप को अपनी बाउंड्रीज, अपने मुश्किलात, अपनी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उससे बढ़कर वो पार्टिसिपेट करते हैं, फिर चैंपियंस बनते हैं और मेडल्स लेकर आते हैं, और वो वक्त जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो हम चाहते थे, थैंक्स टू स्पेशली थैंक्स टू एक्सप्रेस टीवी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स तक हमारी ये बात लेके आए और आपने हमारा ये मैसेज दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे गिटार है, तो यही गिटार और यही बहुत अच्छे गाने फैसल कपाडिया जो हमारे और एक और एम्बेसडर भी हैं, और मुर्तज़ा कज़लबाश ये कॉन्सर्ट्स करने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान से यंग यूथ आए, फैमिलीज आए, बच्चे आए, और ये यहाँ पे जो भी डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, आपकी जो इंटेंशंस हैं, जो कॉजेज हैं वो ऐसे हैं कि उनको सपोर्ट किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे आपने हमें ज्वाइन किया, लाइव कट की वजह से गुफ्तगू थोड़ी सी उसे भी कट करना पड़ गया, लेकिन इंशाल्लाह इस पर मजीद तफसीलन बात होगी। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। शो का इख्तिताम करने से पहले पाकिस्तान में शोबा मौसीकी को जिद्दत देने वाली नाजिया हसन को याद करते हैं। वो जहान फ़ानी से कूच किए गए 26 बरस बीत गए हैं, लेकिन आज भी उनके गाने ऐसे हैं कि कोई भी गुनगुनाता है तो एक अहद उनके सामने से गुजर जाता है। जी हाँ, इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त और आपको छोड़े जाएंगे नाजिया हसन के खूबसूरत गीत के साथ।